हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी बच्चे एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। हेलो हेलो शुभी, आर्यन, सोनम, शिखा, सादिक, हेलो अनु, रतन, श्री कृष्णा, श्वेता, मनीष, कृष्णा, अखिल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक अच्छे से आ रही है? हाँ जी। तो आज आपकी आखिरी क्लास है। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आज के बाद हमारी क्लास हिंदी की समाप्त होने वाली है। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी। हेलो 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 हेलो। यस मैम, ओके। मिस यू, अच्छा। नो 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 मैम, अच्छा। मैं तो किसी एक कमेंट का वेट कर रही हूँ, वो कमेंट मुझे दिख नहीं रहा। एक का शायद आया, एक का शायद आया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी एक चैप्टर बाकी है। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। मुझे सिर्फ एक एक यही कमेंट देखना था कि कितने बच्चे जागरूक हैं अभी, है ना, सिलेबस को लेकर। और बस मैंने आप लोगों को एकदम थोड़ा सा छेड़ा है कि आज आपकी आखिरी क्लास है, देखते हैं कितने बच्चे जालते हैं। नहीं मैडम, अभी एक चैप्टर बाकी है, एक चैप्टर बाकी है। जी हाँ, अभी आपका युगवाणी चैप्टर एक और बचा है, तब जाकर आपका सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ खुशी ने ही ध्यान दिया, बाकी बच्चे आई मिस यू। नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। पता है क्यों नहीं मिस करूंगी? क्योंकि आप कहोगे मैडम बहुत गंदी है, हमको मिस नहीं करेंगी। अरे बाबा, आप लोग जिसे छुट्टियां मनाने जाते हो, छुट्टियां मनाकर वापस 10th में आओगे, अच्छे नंबर्स के साथ आओगे और फिर हम 10th में भी पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्यों भूले आपको? क्योंकि वापस आपको लौट कर आना ही है ना। तो बस इसीलिए मैम 9th वाले बच्चों के लिए तो हमेशा खुश रहती है। क्यों खुश रहती है? क्योंकि आप प्रमोट होगे, आप बोर्ड की परीक्षाएं दोगे, आप 10th क्लास में आ जाओगे, आप बड़े होने में थोड़े से और बड़े हो जाओगे। ये तो अच्छी चीज है ना। तो बस इसीलिए क्या है कि भाई आप लोग एकदम खुश रहिएगा। और हाँ, बस वो जो 2-3 महीने का हमारा गैप रहेगा ना, वहां पर हम लोग करने वाले एक दूसरे को बहुत सारा मिस। लेकिन जैसे ही हमारा पेपर खत्म होगा, 10th में हम लोग फिर मिल जाएंगे और फिर पूरे साल हम लोग पूरी मस्ती करते हुए पढ़ाई करेंगे। क्योंकि 10th है और 9th में पता है हम लोग मस्ती क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 9th का सिलेबस और चैप्टर्स बड़े बड़े थे। 10th में ऐसा नहीं है। 10th में एक आधे चैप्टर ऐसे है जो काफी बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे से है। मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा? हाँ जी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं नागार्जुन जी का चैप्टर बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। घिरते देखा है का मतलब क्या होता है? घुमड़ घुमड़ कर, ऐसे बोलते हैं ना, बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बादल छा गए हैं। तो बस इसी पर ये कविता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम्म, आई नो पंकज, मैं सब समझ रही हूँ बेटा। बट पता है बच्चा जी, एक चीज है, हिंदी भाषा के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, वो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमको ये सिखलाते हैं जीवन के अंदर कि जीवन हमेशा एक्साइटेड नहीं होती। जीवन में सारी चीजें हमको लगता है ना कि सब चीजों में बड़ा आनंद है, मजा है, लेकिन फिर हम पढ़ाई में बोर होने लग जाते हैं। आपको एक एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज बताऊं, अगर आप लोग ऐसे थोड़े से डिटेल चैप्टर या बोरिंग लगने वाले चैप्टर्स अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि हर एक चीज
एक्साइटेड होती है, हर एक चीज में ना एक एक्साइटमेंट होता है, एक मजा होता है। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती है, लाइफ तो नॉर्मल सी चलती है, कई बार बोरियत भी आती है ना। तो हमें उस चीज की आदत दिलाती है ये सारी चैप्टर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे कवि परिचय, फिर पाठ की व्याख्या, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, हाँ चलो भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे नागार्जुन जी का जीवन परिचय। अरे बाबा, मैडम ने पोल दे दिया। उफ, अब ये पोल चलेगा, अब ये चलता जाएगा कुछ बिना मतलब के। ठीक है, हम इसको खत्म करते हैं, स्टॉप पोल, बी शो नो। ठीक है, चलिए आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ, ओके। तो नागार्जुन जी जो हैं बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि एक उम्दा कलाकार मतलब रचनाकार। और बहुत बड़ी बात अगर इनकी समझी जाए तो ये पता है क्या है, इनके साथ अगर हम ध्यान से देखें तो ये आधुनिक काल की, और इनकी रचनाएं बहुत सरल भाषा में होती हैं। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए सरल नहीं रखते हैं ये, वहां थोड़ी सी कठिन दिख रही होती है। नागार्जुन का एक चैप्टर है दंतुरित मुस्कान, क्लास 10th का है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है। लेकिन मैं जब 9th क्लास में पढ़ाती हूँ और यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाती हूँ तो इनकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, इस कविता की कठिन है। 30 जून 1911 में इनका जन्म हुआ था सतलखा दरभंगा में, और इनके वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, मृत्यु इनकी 5 नवंबर सन 1998 में हुई थी, यानी 1911 में इनका जन्म हुआ और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और कह सकते हो कि ये आधुनिक काल के अंतर्गत भी आते हैं। रचनाओं की बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेसर नाथ, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1965 में मिला, भारत भारती और कबीर पुरस्कार मिला। अब इनका एक बार डिटेल जीवन परिचय देख लेते हैं। श्री नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा जिले के तरोनी ग्राम में सन 1910 में हुआ था। यहाँ 11 कैसे लिखा है भैया? तब बेटा आप लोगों के बुक में क्या लिखा है, 10 है या 11? एक बार मुझे बताएंगे। 10 होगा, यहाँ पर ये गलत होगा फिर। 1910 ही दिया है बुक में आप लोगों के, एक बार बताओ जल्दी से। हम्म 1911 दिया है। ओके, ठीक है, तो इनको 11 ही रखते हैं, फिर उधर 11 करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1911 ईस्वी में हुआ था। आपका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आपका आरंभिक जीवन अभावों का जीवन था। अभावों का जीवन मतलब इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्या था, बोलते हैं ना, कमियां थी। घर पे जैसे होता है ना सारी सुविधाएं मौजूद होना, ऐसा इनके साथ नहीं था। ठीक है, ओके। अब अलग अलग आएगा, मोस्टली बच्चों का 1911 आ रहा है, इट मीन 1911 ही है। ठीक है, चलिए। हुआ, आपका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आपका आरंभिक जीवन अभावों का जीवन था। जीवन के अभावों में ही आगे चलकर आपके संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया, और व्यक्तिगत दुखों ने आपका मानवता के दुखों को समझने की क्षमता प्रदान करी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत की पाठशाला में हुई। सन 1936 ईस्वी में आप श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सन 1938 ईस्वी में आप स्वदेश लौट आए। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण आपको कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। आप बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा घुमक्कड़ एवं फक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं। आप निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1998 ईस्वी को आपका निधन हो गया। रचनाओं की बात करें, पर रचनाओं से पहले हम क्या करेंगे, इनका काव्यगत विशेषताएं देख लेंगे। तो नागार्जुन के काव्य में जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, देश प्रेम, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशील व्यंग प्रधान आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। आपकी कविता में अत्याचार पीड़ित, इतना लिखो, ये इतना काफी होगा। ठीक है, इसके अलावा
व्यंग करने में आप संकोच नहीं करते, तीखे और सीधे चोट करने वाले आप वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। नागार्जुन जीवन के धरती जनता के श्रम गीत गाने वाले कवि हैं। इनकी रचनाएं किसी वाद की सीमा में नहीं बंधी। आप इतना ही इनकी काव्यगत विशेषताओं में उसको रखिएगा, भावगत विशेषताओं में। और फिर भाषा शैली की अगर हम बात करें इनकी, तो नागार्जुन की भाषा शैली सरल, सुस्पष्ट, मार्मिक यानी इमोशनल प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय आपके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर सामने आते हैं। आपके गीतों में जनजीवन का संगीत है। आपकी भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें अरबी व फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा, पूरी लाइन मत लिखिएगा कि आप उपमा या फिर यह है अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास, अलंकार तथा आप एक कर सकते हैं अलंकार का प्रयोग करते थे। खत्म हो जाएगा। और फिर इनकी आप बताइएगा रचनाएं, जो भी 2 से 3 आपको रचनाएं याद हो जाए वो रचनाएं आप यहां से लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार इनका जीवन परिचय आप थोड़ा सा पढ़कर चले जाना। इनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 70% मैं कहूंगी आने के रहते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? क्लियर है बच्चा जी? चलो बताओ, आगे बढ़े फिर हम। ठीक है, कविता देखते हैं। कविता है तो इजी, बस थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है। नागार्जुन किस युग के कवि हैं? छायावादी, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। चलो बताओ। ऑप्शन बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। ये क्या हो गया? तो यहां पर उत्तर सही हो जाएगा छायावादोत्तर काल, ऑप्शन बी। टाइमर बाबा अभी समाप्त नहीं हुए थे। तो 72.97% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911, 15, 20, 25। गुड इवनिंग। अच्छा ये बताओ भाई, आजकल यूपी में कैसा मौसम है? कैसा चल रहा है मौसम? अच्छा, कितने बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं? कितने बच्चे ऐसे हाथ खड़े करो। ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। 1911, 97.62%। ओके, अच्छा सारे बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं मी। अरे वाह, तब तो भाई इस समय खेतों का माहौल इतना मस्त लग रहा होगा ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, हल्का सा सुबह एकदम कोहरा, और एकदम फस जो छोट मतलब होते हैं ना खेत में, ऐसे हरियाली टाइप की लगती होगी, और ठंड भी काफी अच्छी खासी अब आ गई होगी। मेरा बहुत मन करता है खेत खलिहान देखने का, तालाब, एकदम सुबह की ठंडी ठंडी हवा। कितना अच्छा वातावरण में आप लोग रह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन का आंसर दो। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, खेती में अपने पिताजी की हेल्प करते हो आप लोग? लड़के लोगों से पूछूंगी, लड़कियां तो बेचारी क्या ही करेंगी, फिर भी करने चली जाती। लड़के कौन कौन सी फसल उगा लेते हो ये बताओ। हाँ, यूपी आऊंगी ना जब मैं, तो आप लोग एकदम थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आना, अपने द्वारा उगाया हुआ।
तो ये पता चलेगा कि शिखा मैडम यहाँ अनाज बटोर रही है। क्या कर रही है शिखा मैडम? बच्चे छोटे छोटा अनाज लेकर आया। हाँ, ये नहीं कि पिताजी ने दिया वो वाला, तुमने जो उगाया वो वाला। ठीक है, ठीक है, ओके। तो वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 91.22% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखित है? चलो बताओ। रतिनाश की चाची, बलचनामा, बाबा बटेसर नाथ, उपरोक्त सभी। सब्जियां, हाँ ये सही है। अनाज नहीं, सब्जियां मंगवा लेती हूँ मैं तुमसे, ताजी ताजी सब्जियां मिलेंगी, है ना? मेरा एक वीक का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम ताजी ताजी सब्जियां ले आना तुम लोग, बढ़िया से। सरसों, पालक, है ना, गाजर, मूली। चलिए, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। खेत में खेत अपने, मैंने स्टार्ट नहीं करा था क्या पोल? जी लो, बताओ, पोल मेरी वजह से हिल गया। ओके, तो बाबा बटेश्वर नाथ भी इनकी रचना है, बलचनामा भी, रतिनाथ की चाची, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। खाऊंगी, पंपकिन भी खाऊंगी, सारी सब्जियां खाती हूँ मैं। करेला तरेला सब खाती हूँ मैं किसी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टॉप पोल कर दूं बेटा, क्योंकि पीछे भी आप लोगों ने आंसर दे ही लिया होगा, वो मेरे टच करने की वजह से हट गया। हम्म, ओके। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट। शोध, ठीक है। तो यहाँ पर 89.7% बच्चों ने सही उत्तर दिया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रकृति से जोड़ रही थी। ठीक है, मैम जब बातें करती है ना तो समझ जाया करो, मैम कुछ ना कुछ बातें करना होता है उनको टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि ये भी पढ़ना जरूरी है और समझना क्या है इसके अंदर, क्योंकि कविता के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अमल, अमल का मतलब होता है बिना, मतलब जो गंदा ना हो, मैला ना हो। ठीक है, मैला ना हो, यानी स्वच्छ। अमल को आप ऐसे लिखोगे, स्वच्छ। ठीक है, धवल मतलब होता है सफेद, तो हम इसे लिखेंगे क्या? श्वेत चांदनी, श्वेत चांदनी, श्वेत चांदी जैसी, चांदी जैसी। गिरि मतलब पर्वत, लेकिन यहां हम किस पर्वत की बात करेंगे? हिमालय की, हिमालय। शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, पहली लाइन। स्वच्छ सफेद यानी श्वेत चांदी जैसे हिमालय पर्वतों पर के शिखरों पर बादल को घिरते हुए हमने देखा है, एक लाइन की व्याख्या हो गई। फिर छोटे मोटे मोती जैसे, अतिशय, अतिशय का मतलब होता है अत्यंत। शीतल मतलब ठंडे, वारी मतलब होता है जल, और कण मतलब आपको पता है बूंदों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सोने के कमलों पर गिरते देखा है। और हमने क्या है कि मोती जैसे छोटे छोटे मोती जैसे जैसे चमकीले अत्यंत शीतल जल की बूंदों को मान सरोवर में सोने जैसे कमलों पर, ठीक है, सोने या स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है ना? मानसरोवर के अंदर जो सोने जैसी एक कमल खिले हुए हैं, उसके ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ती है ना, तो उसको कैसा बोला गया है? मोती जैसा बोला गया है। ठीक है, तो पहली 3 लाइनों में क्या कहते हैं कि हमने स्वच्छ
श्वेत चांदी जैसी, आप ऐसे लिखोगे कि हमने स्वच्छ श्वेत चांदी जैसे हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे चमकीले अत्यंत शीतल के जल की बूंदों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। आगे, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, यानी हिमालय पर्वत के ऊपर जो छोटी मोटी झीलें स्थित है, कई झीलें स्थित हैं, उसमें श्यामल यानी मतलब क्या होता है, सांवला काले रंग का हो जो, ठीक है। शीतल स्वच्छ, अमल मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब पानी, जल में समतल देशों में आकर पावस की उमस से व्याकुल, पावस मतलब होता है वर्षा, और उमस मतलब बहुत, बोलते हैं ना बहुत उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उसको कहते हैं गर्मी, ठीक। और आकुल मतलब होता है व्याकुल, घबराहट, व्याकुल या घबराहट, ठीक है। तिक्त मतलब होता है कड़वा। मधुर विसंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है। अब विसंततु का अर्थ क्या होता है बेटा, यहां मैं लिख रही हूं, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो आ ही गया है एरो करके। कमल के दंड के रेशों को कहा जाता है, ठीक है। जो कमल होता है ना बेटा, उसकी जो ये डंडी होती है, ये बहुत कोमल होती है, बहुत, हाथ से हल्का सा करो पकड़ो तो टूट जाती है ना, इतनी कोमल होती है। तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं ना, उस रेशे को क्या कहा जाता है, विसंततु कहा जाता है। और इस विसंततु की खोज कौन करते हैं, हंस करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कड़वे, है ना, या मधु, मतलब ऐसे बोल सकते हो, कड़वे मीठे कमल के रेशों को खोजते हुए हमने हंसों को तैरते हुए देखता है। तिरते मतलब तैरते हुए देखा है, ठीक है। तो इसको हम व्याख्या कैसे लिखेंगे, एक बार देख लो कि पहले तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है नामक कविता से अवतरित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह प्यासी पथराई आंखों में संकलित है, ठीक है। अब व्याख्या में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं निर्मल चांदी के समान श्वेत हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बादल को घिरते हुए मनोहर दृश्य को देखा है। मैंने छोटे छोटे मोती के समान चमकीले अत्यंत ठंडे जल के कणों को मानसरोवर में खिले हुए उन स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वतों के कंधों पर कई छोटी छोटी झीलें हैं। उन झीलों का पानी बहुत ठंडा और नीला है। उन झीलों में दूर दूर के देशों से आए हुए हंस तैरते दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में उमस से परेशान होकर वे मीठे और तिक्त यानी हल्के कड़वे या मीठे स्वाद वाले कमलों के रेशों को खोजते हुए झीलों में तैरते हुए देखा है, ठीक है। तो एक बार मुझे सभी बच्चे बता देंगे इसकी व्याख्या, सभी को समझ में आई बेटा, इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है आपको वो 4 लाइन की व्याख्या अंडरलाइन करके पूछ सकता है, हो सकता है स्टार्टिंग की 4 और हो सकता है लास्ट की 4 पूछ ले, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने स्वच्छ सफेद चांदी जैसे हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, और आप ऐसे बोल सकते हैं कि और मोती जैसे चमकीले ठंडे शीतल के जल के बूंदों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। हिमालय के कंधों पर छोटी छोटी झीलें बहती हैं जो कि नीले और स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, और उसमें दूर समतल देशों के यानी दूरस्थ देशों का पानी आकर मिलता है। उस वर्षा ऋतु की उमस में घबराहट में जो हंस होते हैं, उनको हमने कड़वे मीठे रेशों को खोजते हुए देखा है, ठीक है। अभी सभी को क्लियर है, समझ में आ गया होगा, मैंने वापस से रिपीट करा है, ठीक है। अब बेटा जी आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन 1 से 2 बार आप जब इसे रिपीट करके सुनेंगे और फिर खुद से इसकी व्याख्या लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए,
कवि नागार्जुन हिमालय के किस मनोरम दृश्य का वर्णन करते हैं? तो बादल के घिरते, मानसरोवर में स्वर्णिम कमलों को पर गिरते मोती के जलकणों को और झीलों में तैरते हुए हंसों का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए। कवि मुख्य रूप से किस प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत करता है? मैदान में बहती नदियों का, समुद्र तट पर डूबते सूरज का, हिमालय की चोटी, झीलों और कमल के पुष्प का, रेगिस्तान की रेत, हवा और तूफानों का। चलो बताओ। ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा जी? ए, बी, सी और डी? ठीक है। तो हिमालय की चोटी, झीलों और कमल के पुष्पों पर। क्या और खबर? 96.2%। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से वियुक्त। अब वियुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर अलग होना, अलग होना, अलग होना। ठीक है, एक दूसरे से अलग होते हुए अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा मतलब होता है रात, रात के समय में चिर अभिशापित, चिर मतलब लंबे समय से, लंबे समय से अभिशापित यानी कोई शाप किसी को मिला होता है ना, उसको कहते हैं श्रापित, श्राप। बेबस जिसका अपने पर बस ना हो, उन चकवा चकवी का, ये ना एक पक्षी के जोड़े को कहते हैं बेटा। ठीक है, अब बताऊंगी इसके बारे में। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, क्रंदन मतलब रोना। ठीक है, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर मतलब सरोवर, के तीरे मतलब सरोवर, और तीरे के मतलब क्या होता है बेटा? किनारे, किनारे। शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल एक प्रकार के क्या हो सकते हैं? पेड़ों को भी कहा जाता है। तो शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, प्रेम करते हुए। प्रणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम। ठीक है, को प्रेम करते हुए देखा है। अब यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन कहते हैं कि जो चकवा चकवी पक्षी होते हैं, जिनको एक लंबे समय से एक श्राप मिला हुआ है, उस श्राप को वो लोग भोगते हैं कि जो चकवा चकवी होते हैं वो रात भर क्या करते हैं? उनको एक श्राप मिला हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि वो रात को एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं वो। और रात को जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बहुत रात भर रोते हैं। ठीक है, चकवा चकवी के लिए, चकवी चकवे के लिए, कि बहुत रोते हैं कि कब वो मिल जाए, कब मिल जाए। और सुबह होते ही क्या होता है कि वो लोगों का रोना बंद हो जाता है, वो आपस में मिल जाते हैं और उन्हीं का प्रेम कहाँ? शैवालों की हरी दरी पर वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हुए फिर दिखाई देते हैं। ठीक है, यही इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे लिखना है। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि रात्रिकालीन शाप के कारण चकवा और चकवी पक्षी, जिनके एक दूसरे से बिछुड़कर अलग रहकर अपनी पूरी रात अकेले ही बितानी होती है, रात्रिकालीन चिर अभिशाप से बेबस उन्हीं चकवा चकवी का रुदन सुबह होने पर समाप्त हो गया। मैंने फिर उन्हें उसी महान मान सरोवर के किनारे हरी शैवाल रूपी दरी पर प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखा है। क्रीड़ा मतलब खेल। ठीक है, चलिए बताइए सभी को क्लियर है?
चकवा चकवी का रुदन कब समाप्त होता है? उन्हें कहाँ देखा है? तो उनका रुदन सुबह ही समाप्त होता है और कवि ने उन्हें मानसरोवर के किनारे शैवाल पर प्रेम कृणा करते हुए देखा है। क्लियर है बेटा? ये वाला इजी है, बहुत सेकंड वाला ना सबसे इजी दिया हुआ है। इसे आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। चकवा चकवी के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन कहते हैं कि जो चकवा चकवी एक लंबे समय से एक अभिशाप को, एक श्राप को भोग रहे होते हैं कि वह रात को क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुबह होते होते तक उनका क्या है, रोना चालू रहता है। सुबह होते होते वो क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, रोना बंद करते हैं और फिर मानसरोवर के किनारे शैवाल पर उनके प्रेम कृणा करते हुए किसने, जो कवि है उन्होंने उनको देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चकवा चकवी के वर्णन से कवि क्या प्रमुख भाव व्यक्त करता है? उनकी उड़ने की क्षमता अद्भुत है, वे रात्रि में भोजन की तलाश में रहते हैं, विरह की वेदना और प्रातः होते ही मिलन का सुख, वे पर्वतों के ऊपर घोंसला बनाते हैं। चलिए बताइए। ठीक है। सी, ठीक है। तो विरह की वेदना और प्रातः होते ही मिलन का सुख। 90.71% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर का? अब यहाँ पर सवाल करते हैं कवि। ठीक है, कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर का, यानी कि जो कुबेर है उनका धन कहाँ चल गया, धनपति कुबेर है वह कहाँ चले गए। और कहाँ गई उनकी अलका? अलका उनकी नगरी का नाम है बेटा, जहां वो रहते थे ना, उनका उस नगरी का नाम है अलका। और कहाँ गई उनकी अलका? नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वहिनी गंगा जल का। व्योम वहिनी यानी आकाश से निकलने वाली, ठीक है, वहिनी मतलब निकलने वाली, बहने वाली, निकलने वाली, तो निकलने वाली गंगा जल का। कालिदास की एक रचना है ना, कालिदास अपनी रचना के माध्यम से बोलते हैं। तो वो एक सवाल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नागार्जुन जी, कि कहाँ है कालिदास की वो आकाश से निकलने वाली गंगा? ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं नहीं। अब यहाँ मेघदूत दो चीजों में यहाँ पर यूज हुआ है। एक तो मेघदूत रचनाकार का नाम था और एक मतलब क्या था, कालिदास की एक रचना भी हो जाती है मेघदूत। मेघदूत का मतलब भी है बादलों को दूत बनाकर भेजा गया, है ना। तो कहते हैं कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। ठीक है, कि मेघदूत कहाँ है ये पता नहीं। ठीक है, यानी वो बादल कहाँ गए पता नहीं। कौन बताए यह यायावर? यायावर मतलब होता है जो कहीं एक जगह स्थिर ना हो। ठीक है, जो एक जगह स्थिर ना हो। हम्म, तो कौन बताए यह यायावर, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, यानी यही एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो यहीं कहीं वो बरस गया होगा, यानी जो बादल है वो कहीं यहीं कहीं बरस गया होगा। जाने दो वह कवि कल्पित है, यानी उसको छोड़ो, वो तो कवि की एक कल्पना है, इसलिए वो कहीं पे भी बरस सकता है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। झंझानिल यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, कि झरनों से भी कह सकते हैं और झुंझलाते हुए। हम्म, एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
प्रस्तुत पद्यांश पे कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित अपार धन का स्वामी कुबेर कहाँ चला गया है। ठीक है, मेघदूत के अंदर उन्होंने कुबेर के बारे में और उनके धन के बारे में बहुत चर्चा करी। तो यहाँ पर नागार्जुन जी पूछते हैं कि वो जो मेघदूत का धन है, यानी मेघदूत है यानी जो बादल है, उसके पास बहुत सारा जो धन था वो कहाँ चला गया है। ठीक है, यानी उसकी जो पानी की बूंदे हैं वो कहाँ चली गई हैं, उसकी अलका नगरी भी कहाँ चली गई है। कालिदास जी द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई गंगा के पवित्र जल का भी कहीं पता नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कालिदास जी के द्वारा वर्णित मेघदूत को भी बहुत खोजा, किंतु उसकी भी कुछ पता नहीं चला। अब ये कौन बताए कि इधर उधर भटकने वाला यह मेघदूत कहीं यहीं कहीं बरस गया होगा। कवि पुनः कहते हैं कि छोड़ो रहने दो, वह तो कवि की कल्पना मात्र थी। मैंने तो भीषण जाड़े के मौसम में आकाश को छूती हुई कैलाश पर्वत की चोटियों पर विशाल आकार वाले बादलों को तूफान की हवाओं में गरज गरज कर संघर्ष करते हुए देखा है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा आपको व्याख्या बेटा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मेघदूत का एक रचना है और रचना के अंदर बादलों का एक विशेषता बताई गई है। तो वो यहाँ पर वो ढूंढ रहे हैं। नागार्जुन पूछते हैं कि वो सारे कहाँ चले गए हैं, है ना। वो सवाल करते हैं कि मेघ जो महाकवि कालिदास है उनके द्वारा जो मेघदूत महाकाव्य लिखा है उसमें जो अपार धन का वर्णन है वो कहाँ गया। ठीक है, उनकी अलका नगरी कहाँ गई, उनके द्वारा जो वर्णित आकाश मार्ग से जो गंगा का पवित्र जल था वो कहीं उसका पता नहीं चल रहा। तो कहते हैं छोड़ो रहने दो, वो तो क्या है कवि की कल्पना है, यही कहीं बरस गया होगा। और मैंने तो क्या है भीषण जाड़े में, यानी बहुत ज्यादा, जब जाड़ा मतलब होता है ठंड। ठीक है, जाड़ा मतलब क्या होता है बेटा, ठंड, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो उसमें भी आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वतों की चोटियों पर विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कवि नागार्जुन कालिदास के मेघदूत को लेकर क्या कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि कालिदास का मेघदूत केवल कल्पना था, क्योंकि उन्होंने कैलाश पर्वत पर बादलों के तूफानी हवाओं से संघर्ष करते हुए वास्तविक रूप में देखा है। आगे आ जाइए। क्लियर है यहाँ तक? एक बार सभी बच्चे बताए, फिर मैं नेक्स्ट पर चलूं। पता है, ये आपका 9th सीबीएसई वाले बच्चे हो चाहे किसी भी उसमें हो, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो बच्चे, मैंने एक चीज नोटिस करी है। नोटिस का हमें वैसे पता भी है, 9th का सिलेबस 10th के कंपैरिजन में कठिन है। मतलब लेंदी तो है ही है, कठिन भी है। आप 10th में आओगे तो कविताएं हैं, लेकिन इतनी कठिन नहीं जितनी 9th की हैं। चलिए बढ़े आगे। ओके, दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम मतलब होता है जहां जाना कठिन हो। दुर्गम का मतलब क्या होता है बेटा, जहां जाना कठिन हो। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत, जहां जाना कठिन हो अर्थात उस जगह पर जहां बहुत ज्यादा बर्फ घिरी रहती है उस घाटी पर। शत मतलब होता है सैकड़ों, शत मतलब सैकड़ों, और सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों। ठीक है, फुट उच्च शिखर पर, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, अलख, जिसे देखा ना जा सके उसे अलख कहते हैं। जिसे लख मतलब होता है देखना, और जिसे देखा न जा सके। नाभि से उठने वाली, नाभि आपको पता ही होगा, अपने ही उन्मादक परिमल, परिमल मतलब होता है सुगंध। और ओह, एक सेकेंड, पेन को ना अगर पतला कर दो तो वो नहीं बनता, लिखने में आता नहीं, और मोटा कर दो तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। उन्मादक मतलब होता है जो अपने ही धुन में मस्त रहे, है ना, अपने ही एक खुशी में जो डूबा हो। के ऊपर धावित हो होकर, धावित मतलब दौड़ते हुए।
तरल तरुण, तरल तरुण, तरुण यहाँ पर युवा को कहा गया है, ठीक है। कस्तूरी मृग, मृग मतलब हिरण, ये इजी अभी समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अपने पर चिढ़ते देखा है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जहां जाना कठिन है, ऐसे बर्फानी यानी बर्फीले घाटियों पर एक प्रकार का हिरण रहता है जिसकी नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, जो कि बहुत सुगंधित होता है, बहुत ही सुगंध देता है। अब वो जो हिरण है उस सुगंध की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, भटकता रहता है, पर उसे ये नहीं पता चलता कि वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। और जब वो थक जाता है, ढूंढ ढूंढ कर नहीं पाता है, तो वो अपने ऊपर ही झुंझलाने लग जाता है। इससे कवि यहाँ पर ये सीख देना चाहते हैं कि इंसान भी क्या करता है कि अपने अंदर की क्षमता को नहीं जान पाता कि वो क्या कर सकता है, और उल्टा क्या करता है कि वह नकारात्मक होकर भाग्य को कोसने लगता है, ठीक है, समस्याओं को कोसने लगता है कि तो समस्या ही बड़ी है, आप कर सकते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, ये हम नहीं देख पाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर उस हिरण के द्वारा बताया गया है कि दुर्गम बर्फानी की घाटी में सैकड़ों हजारों ऊंचे फुट ऊंचे शिखर पर मतलब एक हिरण को जो क्या है अपनी नाभि के अंदर की सुगंधित कस्तूरी को देख नहीं पाता, उसके पीछे पीछे वो दौड़ता है, ठीक है। और वह युवा युवा आप बोल सकते हैं मृग जो है उस कस्तूरी के पीछे दौड़ता है, और जब उसे नहीं पाता है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर ही झुंझलाने लगता है, ठीक है। तो इसी को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची चोटी पर बर्फ से ढकी हुई घाटी में जहां पहुंचना बहुत ही कठिन है, वहां पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में स्थित अदृश्य कस्तूरी से उठने वाली अपनी ही कस्तूरी की मनमोहक सुगंध से उन्मत्त होकर चोटियों के ऊपर इधर उधर दौड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि जब चंचल युवा मृग को कस्तूरी नहीं प्राप्त होती है, तब मैंने उसे अपने ऊपर ही झुंझलाते और चिढ़ते हुए देखा है। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग स्वयं के अंदर स्थित कस्तूरी को नहीं जान पाता और दुखी होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता है और असफल होकर दुखी हो जाता है, ठीक है। कस्तूरी मृग की कहानी से कवि मनुष्य को क्या संदेश देते हैं, तो कवि बताते हैं कि जैसे कस्तूरी मृग अपने सुगंध को नहीं पहचानता, वैसे मनुष्य भी अपने आंतरिक क्षमता को पहचान ना पाने के कारण दुखी रहता है। चलिए, क्लियर है बेटा जी, ये वाला तो इजी है, बनाकर लिख लोगे अपने आप, ठीक। अब दो यहाँ पर किन्नर देश और किन्नरों के लिए आया है। चलिए आगे बढ़े। कस्तूरी मृग के प्रसंग से कवि क्या प्रतीकात्मक संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो पर्वत पर पशुओं का जीवन बहुत सरल होता है, मृग अपनी सुगंध से अनजान होकर उसे बाहरी दुनिया में खोजता है। कस्तूरी मृग पर्वतों पर भ्रमण करना पसंद करता है, हिमालय में बादल हमेशा गरजते रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। कस्तूरी मृग पर्वत के भ्रमण करना पसंद करता है, अरे बाबा गलत। ऑप्शन बी राइट है, मृग अपने सुगंध से अनजान होकर उसे बाहरी दुनिया में खोजता रहता है, ठीक है। 95.69% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आगे अगली पंक्तियों पर चलते हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, शत शत मतलब अभी मैंने आपको बताया सैकड़ों, निर्झर निर्झर निर्झरणी यानी झीले, झीलों को कहा गया है, ठीक है। छोटे मोटे झीले, छोटी छोटी झीलों को कहा गया है, छोटी छोटी झीलों को। कलकल मतलब आवाज जो करती है ना, उसको कहा गया है कलकल आवाज। मुखरित, मुखरित मतलब ध्वनि निकलना,
ध्वनि निकलना, ध्वनि आना। देवदारू एक प्रकार के पेड़ का नाम है बेटा। कानन मतलब होता है जंगल में। यह कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे झीलों के कलकल की आवाज देवदार के जंगलों से आती है, ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। शोणित मतलब होता है बेटा लाल, और धवल मतलब होता है श्वेत, श्वेत। भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, भोजपत्र यहाँ पर एक प्रकार के पेड़ की छाल को कहा जाता है बेटा, से छाई हुई कुटिया के भीतर। कुटी मतलब क्या है यहाँ पर, कुटिया। ठीक है। कुटिया के भीतर, झोपड़ी के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतन को साजे। ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से क्या कर रखा है कि अपने आप को सजा रखा है। इंद्रनील की माला डाले, एक प्रकार का बेटा ना रत्न होता है, उसकी माला वो गले में पहने रहते हैं। और शंख सरीखे, शंख सरीखे मतलब होता है जैसे, शंख जैसे। सुघर मतलब होता है सुंदर। गले में उन्होंने कानों में कुवलय लटकाए हैं। कुवलय मतलब एक प्रकार का यहाँ पर भी ना सुंदर पुष्प को कह सकते हो, या पुष्प ही कह लो, सुंदर पुष्प को कानों में लटकाया है। और शतदल रक्त कमल वेणी में, और उन्होंने क्या कर रखा है, शतदल रक्त, रक्त मतलब यहाँ पर लाल, लाल कमल की वेणी में उन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पर अब किसकी बात होती है, किन्नर लोगों की बात होती है कि हमने उसी के भीतर कि लाल और सफेद पत्रों से छाई हुई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को सजाए हुए इंद्र रत्न जड़ित माला और शंख जैसे सुंदर सुंदर माला को गले में बांधे हुए देखा है। और वो क्या कर रखे हैं कि सुगंधित हवा आ रही, मतलब सुगंधित उन फूलों से सुगंध आ रही है और वो नृत्य कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि आकाश में बादल छा जाने पर किन्नर प्रदेश की शोभा अत्यंत मनमोहक हो जाती है। उस समय सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपने कलकल की ध्वनि से देवदार के वनों में गुंजित करते हैं, यानी उसको ध्वनि सुनाई देती है। लाल श्वेत भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के किन्नर और किन्नरियों के जोड़े अंदर क्रीड़ा करते हैं। वे अपने केशव नहीं होगा, केश होगा। हाँ, केश को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से, अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये कुंतल है ना, इसलिए केश को कहा जाता है। ठीक है, केश को। तो सुगंधित बालों को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए रहते हैं। वे शंख के समान अपने सुंदर गले में नीलम की माला पहने रहते हैं, एक प्रकार के रत्न को कहते हैं। वे अपने कानों में नील कमल का कर्ण फूल लटकाए रहते हैं और अपनी चोटी में सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल को धारण किए रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कुवलय, यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कमल का। ठीक है, पुष्प है, कमल के पुष्प को कह सकते हो आप। ये भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो लटकाए रखते हैं। बादलों से घिरे किन्नर प्रदेश में क्या दृश्य दिखाई देता है। सैकड़ों झरने देवदार वन से गुंजित करते हैं। किन्नर किन्नरियां सुगंधित फूलों व नीलम आभूषणों से सजी कुटी में क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, क्लियर है बेटा जी, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। लगती है। चलिए एक बार फिर से देखो, वो क्या कहते हैं कि श्वेत जो बड़ी 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 जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उन पहाड़ियों पर सैकड़ों झरनों के बीच देवदार के जंगलों में एक आवाज, कलकल की आवाज सुनाई देती। किसके कलकल की, झरनों की आवाज सुनाई देती है। और लाल सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर क्या है, किन्नर जो है, किन्नर और किन्नरियों का जो जोड़ा है वो नृत्य कर रहा है। और उनके बालों में क्या है, उन्होंने सुगंधित फूलों को लगा रखा है। ठीक है, केश को सजा रखा है। शंख के समान अपने सुंदर गले में उन्होंने किसको पहन रखा है, नीलम की माला पहन रखी है। अपने कानों में नील कमल के उन्होंने क्या, कर्ण फूल लटकाए हुए हैं। और अपनी चोटी में सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल को धारण किया हुआ है। ठीक है, बादलों से घिरे, अच्छा ये तो बता ही दिया। चलिए, इसके बाद आपका ये लास्ट पंक्तियां, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इसको भी एक बार देख लो।
रजत रचित मणि खचित कलामय। अब रजत मतलब क्या है? चांदी जैसी, मणियों से युक्त, मणियों से सजाया हुआ, कलामय, कला, कला की बनाई हुई। पान पात्र, पान पात्र यानी कि क्या होता है? शराब पीने का बर्तन। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे एक शब्द और बोला जाता है इसको, शब्द नहीं याद आ रहा, एक सेकेंड। मदिरा, हाँ, मदिरा, मदिरा का बर्तन। ठीक है। द्रावासन पूरित रखे सामने अपने अपने। द्रावसन का यहाँ पर अर्थ होता है बेटा कि एक प्रकार का जो लकड़ी होती है जिससे क्या होता है, एक टेबल बनाया जाता है, उसको रखा हुआ है दूरी पर, और लोहित चंदन की त्रिपटी पर, देखो ये रहा, लोहित मतलब होता है लाल, लाल चंदन की त्रिपटी, त्रिपटी मतलब क्या होता है बेटा? मान लो कि ये टेबल है और उसकी क्या है, तीन क्या है, पाटे हैं। पदी, त्रिपदी मतलब तीन पद है, यानी तीन पैर है। ऐसे ही क्या है, एक टेबल बनी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने वो क्या कर रखा है, शराब से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ है। ठीक है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। और नरम बिना दाग वाले बाल मतलब कस्तूरी, यानी जो हिरण के बाल मतलब बच्चा कि जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, छाल होती है, यानी उसके चमड़े को उन्होंने क्या बना रखा है, अपना आसन बना रखा है, और उस पर वो क्या है, पलथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा अरुण आंखों वाले, मदिरा अरुण यानी शराब पीने के कारण उनकी आंखें क्या हो गई हैं, लाल लाल। अरुण का मतलब होता है बेटा लाल। ठीक है, लाल, लाल लाल आंखें हो गई हैं। और उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर उंगलियों से, मृदुल मतलब कोमल, वंशी पर फिरते देखा है। और वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो उंगलियां हैं बांसुरी पर बजते हुए देखा है। ठीक है, तो इसको एक बार व्याख्या में देख लो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि किन्नर के नर नारियों के मदिरा पान करने वाले बर्तन चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जड़ित तथा कलात्मक ढंग से बने हैं। उनके मदिरा पात्र अंगूर की मदिरा से भरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम बोले बच्चा जी, इसको द्रवासन को बोल सकते हैं अंगूर की मदिरा, अंगूर की मदिरा। ठीक है, से भरे हुए, जिन्हें वे लाल चंदन से बनी हुई तिपाही पर अपने अपने सामने रख लेते हैं। वे स्वयं कस्तूरी मृग के छोटे बच्चे के कोमल और दाग रहित मृग छाल पर पलथी मारकर आसन लगाकर बैठे हैं। कवि कहते हैं कि मदिरा पीने के कारण लाल आंखों वाले उन मतवाले किन्नर किन्नरियों की कोमल और सुंदर उंगलियों को मैंने वंशी पर घुमाते अर्थात तान छेड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो किन्नर किन्नरियों मदिरा पान के समय किस प्रकार बैठे और क्या करते दिखाई देते हैं? तो मृग छाल पर पलथी मारकर बैठे हैं, चांदी के मणि जड़ित पात्रों से अंगुली मदिरा पीते हैं और मदहोशी में कोमल अंगुलियों के वंशी पर घुमाते हैं। चलिए, क्लियर है बेटा जी? एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे। क्लियर है? चलिए एक बार अब सबके डाउट ले लेती हूँ। मैम, पूरित, पूरा उसी उससे भरा हुआ, इसका मतलब ये होता है प्रांजल। मैम, त्रिपदी मतलब जिसके तीन पैर हो, यानी आपने कोई टेबल ऐसा देखा होगा जिसके तीन पैर होंगे। ठीक है, उसको कहा जाता है। निदग मतलब जिसमें कोई दाग ना लगा हो। ठीक है बेटा। लोहित मतलब लाल होता है सादिक बच्चा। कुवलेट एक प्रकार की बताया ना, नील कमल के दानों को कहा जा सकता है, जिससे उन्होंने क्या है, एक माला जैसी बना रखी है ना, जो उन्होंने कानों में डाल रखी है, उसको बोला जाता है। विधि,
वेणी में, कमल वेणी में। यहाँ देखो इसका अर्थ बच्चा साफ साफ बताया भी हुआ है मैंने, ये रहा कि वेणी में मतलब उनकी चोटी में। ठीक है, मदिरा मतलब शराब होती है। कला और भाव पक्ष शिवांशी बेटा, जो भी कवि होता है उसके भाव, यानी जो कविता में क्या भाव रखता है उसे भाव पक्ष कहते हैं। और कला पक्ष मतलब वो जो कविता लिखता है उसके अंदर कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन अलंकारों का, किन छंदों का प्रयोग करते हैं, ये बताना होता है। ठीक है। निर्झरणी का आराध्य मतलब होता है यहाँ पर झरनों को कहा जाता है। ठीक है। और कल-कल मतलब होता है कल-कल करती हुआ। जैसे आप देखो कि कोई भी जब नदी है जब चलती है तो उसकी आवाज कैसे आती है, कल-कल कल-कल करती हुई, उसको उस ध्वनि का नाम है कल-कल। इसे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या है। दुर्गम जहां जाना कठिन हो अभी। कल्पना करना, वीर कल्पित का मतलब। व्योम मतलब आकाश होता है काव्या। मेघदूत, मेघ का दूत ले जाने वाले, और मेघदूत रचना है कालिदास की, दोनों का अर्थ ये है। नभचुंबी यानी आकाश को चूमने के बराबर, यानी आकाश के बराबर हो, जो उसको छू रहा हो। दूत का मतलब होता है कि मैसेंजर, जो यहां से यहां दूसरी जगह आपकी बात पहुंचाए। ठीक है, उसको कहा जाता है मेघदूत, यानी बादलों को दूत कहा जाता है, मैसेंजर कहा जाता है। कला यहाँ पर कह सकते हो आप कि प्रेम का नृत्य करते हुए देखा है। यहाँ तुंग हिमालय का मतलब बेटा हिमालय के लिए ही स्पेशली प्रयोग किया गया है ये। तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलों पर। और हिमालय के ऊपर आप हिमालय पर्वत पर चले जाओ तो वहां पर कई प्रकार की छोटी और बड़ी झीलें पाई जाती हैं। उन झीलों के सांवले यानी काले और शीतल स्वच्छ पानी कई देशों से आकर मिलते हैं, कई जगह समतल देशों में आकर मिलते हैं। और पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विसंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है। और उस में जब उस पानी में आकर मिलते तो वहाँ जो हंस होते हैं जो तैर रहे होते हैं उनको क्या है कि कमल की डंड की जो रेछे होते हैं उनको खोजते हुए देखा है। पावस मतलब वर्षा होती है माधव। वारी मतलब कृष्णा पानी होता है। शीतल मतलब ठंडा होता है। चलिए, बहुत सारे मैंने डाउट ले लिए हैं। अब यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन रहता है आपका बस। किन्नर प्रदेश के वर्णन में कवि किस प्रमुख सौंदर्य को उभारता है? पर्वतों की ऊंचाई और कठिनाई, किन्नर के विलासी कलात्मक और रमणीय जीवन का सौंदर्य, युद्ध और संघर्ष के दृश्य, जंगलों में रहने वाले हिंसक पशुओं का वर्णन। चलो बताओ। इसके बाद बेटा जी अब आपका एक चैप्टर युगवाणी और बचा है। छोटा तो चैप्टर नहीं है, ठीक ठाक चैप्टर है, ऐसे ही वो भी चैप्टर है। हाँ, इजी है, उसको भी अपने आप से बनाकर ही लिखना है आपको। ठीक है, वो एक चैप्टर कर लेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, रोज कुछ ना कुछ टॉपिक उठाओ और उसको क्या करो कि उसकी समरी पढ़ो, फिर उसको खुद से बोलो, पढ़ो, लिखो, उसकी व्याख्या करना सीखो। जो भी है, कुछ भी, आज जीवन परिचय उठाया तो जीवन परिचय है, आज भाई मुझे नहीं जीवन परिचय करना, आज मुझे क्वेश्चन आंसर देखना है तो वो करना है।
तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं बीच में आकर खड़ी हो गई। किन्नरों के विलासी, कलात्मक और रमणीय जीवन का सौंदर्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 93.94% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ये कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होमवर्क में, प्लस डीपीपी के क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। यहाँ पर हम ले लेते हैं आज का लीडर बोर्ड, जिसपे सोनू, सोनी, अनुष्का, अनामिका, अम्बरीश, अंबिका, हर्षिता, साधना, शकुंतला, विभाष एंड यश यादव। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, सभी को क्लियर है? तो एक बार ये चैप्टर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे बस कि यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को एंड कर लेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोगों का? बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं क्या? एक बार आप लोग बताएंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।